धन्यवाद। स्वागत है आप सबका आज के इस ऑनलाइन शिक्षण कक्षा में। और आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, आनंद होंगे, प्रसन्न होंगे। हंसते हुए मुस्कुराते चेहरे आपके यही बता रहे हैं। और यह भी उम्मीद है कि आप सब तक मेरी आवाज स्पष्ट रूप से पहुंच रही होगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शायद अभी थोड़ी देर पहले आपने घंटी के बजने की आवाज सुनी होगी और यह बताती है कि आपके विद्यालय में जो उच्च स्तर की कक्षाएं हैं, यानी कक्षा 9 से कक्षा 12 तक की कक्षाएं हैं, वह विद्यालय में संचालित हो रही है। तो हम यह उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द आप सब भी विद्यालय में सशरीर उपस्थित होकर और शिक्षण का लाभ ले पाएंगे, ले सकेंगे। सौर्य मिश्रा जी बहुत अधिक प्रसन्न है इस बात को लेकर कि जल्दी ही वह विद्यालय में आकर और पठन पाठन करें। तो इसी सकारात्मक व्यवहार के साथ, विचार के साथ हम लोग आज की अपनी कक्षा शुरू करते हैं। शीर्षक आप सब मेरे पीछे देख रहे होंगे, हिंदी निहारिका पाठ 7 बाघ के नाखून। प्रथम सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका है, पूरा हो चुका है। तो अब हमें द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अभी से तैयारी करनी है और उसके लिए द्वितीय सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में जो भी पाठ निर्धारित किए गए हैं उनको हमें पढ़ना है। आपकी कॉपियों का मूल्यांकन अभी प्रारंभ नहीं हुआ है, लेकिन आशा है कि आपने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया होगा। यानी अब तक आपने जो सबसे अच्छा प्रदर्शन किया हो उससे बेहतर आपने इस परीक्षा में किया होगा और आगे यह क्रम लगातार बढ़ता रहेगा, ऐसी उम्मीद है, ऐसी आशा है आपसे। तो चलिए पाठ 7 बाघ के नाखून पढ़ते हैं। और इसको पढ़ें इससे पहले थोड़ा सा इस पाठ के बारे में बता दें। बाघ के नाखून, बाघ मतलब आप लोग शेर जानते ही हैं, नाखून भी शब्द जानते हैं, लेकिन इस शीर्षक से यह नहीं पता चल रहा है कि वास्तव में इस शीर्षक के माध्यम से किस कहानी की ओर, किस कथानक की ओर संकेत किया गया है। ठीक। और दूसरी तरफ यह हमारे अंदर उत्सुकता भी जगती है कि बाघ के नाखून इस प्रकार का जो शीर्षक दिया गया है, इसके माध्यम से कौन सी बात किस उदाहरण के माध्यम से या किस कहानी के माध्यम से हमको समझाई जाएगी। तो उस उत्साह में, उस उत्सुकता में हम लोग इस पाठ को पढ़ने के लिए निश्चित रूप से व्यग्र होते हैं, बेचैन हो जाते हैं। तो अब हम आपको बता दें कि ये जो पूरी कहानी है, यह पूरी कहानी शिवाजी, जो आप सब जानते हैं कि महाराष्ट्र के वीर क्षत्रप थे, शिवाजी और अफजल खान, जो औरंगजेब, मुगल सम्राट औरंगजेब का दक्षिण भारत का सेनापति था, या एक तरह से कह लीजिए वहां का प्रतिनिधि था, सिपा सलार था। इन दोनों के बीच में घटित घटनाओं को केंद्र में रखकर लिखा गया। ठीक है। यानी अफजल खान और शिवाजी के बीच में एक दूसरे से भेंट करने के समय जो घटना घटी थी, उसी घटना को केंद्र में रखकर यह कहानी लिखी गई है, बाघ के नाखून, जिसमें शिवाजी बाघ का जो नाखून है उससे बने हुए बघनक को पहनकर और अफजल खान को मार देते हैं। तो इस फिल्म का, इस कहानी का क्लाइमेक्स हमने पहले ही आपको बता दिया है, लेकिन पाठ को पढ़ने का अवसर भी मिलेगा। उससे पहले पाठ का विषय, यानी पाठ से जो सीख हम सबको मिलती है, उसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। तो यह एक एकांकी है। एकांकी का मतलब क्या होता है? एक अंकी। एक का मतलब आप एक जानते ही हैं, अंक मतलब अंक भी जानते हैं। तो किसी एक घटना को लेकर जब हम कोई नाटक लिखते हैं, ठीक है, या नाटक प्रस्तुत करते हैं, तो वह एकांकी कहलाता है। जैसे शिवाजी का जीवन बहुत व्यापक था ना, बहुत बड़ा जीवन था। उनके उस पूरे जीवन काल में
एक जो घटना घटी, अफजल खान से उनके भेंट की, उस घटना को केंद्र में लिख कर रखकर यह नाटक लिखा गया है, तो इसे एकांकी हम कहेंगे। ठीक है, अंशिका त्रिपाठी, आज सोमवार का दिन है और आप बहुत अधिक प्रसन्न हैं, तो अभी हम आपसे आपके प्रसन्नता का कारण भी पूछेंगे निश्चित रूप से, लेकिन फिलहाल थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है। ठीक है, दांत को दिखाने से ज्यादा जरूरी है कि आप गंभीरता को दिखाएं। ठीक है, तो अपने दांतों को अपने ओठों के नीचे दबाइए और गंभीरता प्रदर्शित कर लीजिए। फिर आप बताइएगा जरूर कि किस बात पे आपको हंसी आई है, हम लोग भी हंसेंगे आपके ही साथ। जीवन में बड़ा कष्ट है, अगर हंसने का अवसर मिलेगा तो हंसा जाएगा। खैर, तो इस एकांकी में यह बताया गया है कि हमें कभी भी अपने शत्रु से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि डटकर उनका सामना करना चाहिए। अब शत्रु का मतलब केवल एक व्यक्ति विशेष नहीं, शत्रु का मतलब हर वह परिस्थिति जो हमारे जीवन में विपरीत होती है। ठीक है, यानी अगर हमारे जीवन में कोई शत्रु आए, हमारे जीवन में कोई विपरीत परिस्थिति आए, तो उस परिस्थिति से या उस शत्रु से या उस व्यक्ति से हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए, क्योंकि डरना या घबराना किसी भी समस्या का समाधान कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आप भागवत न सुन रहे हो तो अपने सर को थोड़ा सा आप हिलाते डुलाते रहिए, ताकि हमको ये पता चले कि आप लोग विद्यार्थी हैं, गमला नहीं है या मूर्ति नहीं रखी गई है आपकी। ठीक, तो कोई भी परिस्थिति आए हमें उसमें घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए। अब इसके बाद इसमें कुछ पात्र हैं, उनका परिचय हम दे दे रहे हैं, फिर आप में से किसी को हम कहेंगे पढ़ने के लिए, आप लोग पढ़िएगा। अफजल खान जो कि बीजापुर का सेनापति है, बीजापुर दक्षिण भारत में है, और अगर हम सही हैं तो शायद कर्नाटक में है या महाराष्ट्र, कर्नाटक में है संभवतः। और अफजल खान कौन है? औरंगजेब का सेनापति है, या उनका सिपा सलार है, या दक्षिण भारत में उनका प्रतिनिधि है। मोहब्बत खान है जो बीजापुर का एक अमीर व्यक्ति है, बहुत धनी व्यक्ति है। शिवाजी मराठों के सरदार हैं, आप जानते हैं। मोहम्मद अली, वह भी बीजापुर का एक धनी व्यक्ति है। बड़ी साहिबा जो बीजापुर की रानी माँ है, ठीक है, यानी संभवतः अफजल खान की माताजी होंगी। नेताजी पालकर और मोरोपंत पिंगले, ये दो लोग हैं जो कि शिवाजी के प्रधान सैनिक या प्रधान सेनानी, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि शिवाजी के प्रधान सेनापति। कौन कौन? नेताजी पालकर और मोरोपंत पिंगले। ठीक है, अब इसके बाद समय है कि हम लोग पढ़ा जाए। गौरव यादव जी, चलिए पढ़िए, बड़ा लंबा चौड़ा टीका उका लगाए हैं। सुप्रभात सर। सुप्रभात। दृश्य 1। बीजापुर के दरबार में एक कमरा। अजफल खान, मोहम्मद अली तथा मोहम्मद खान एक मेज के सामने बैठकर मदिर पी रहे हैं। अजफल खान, मैं इस तुच्छ डाकू को घोड़े के बिना भी पकड़ लूंगा। मोहम्मद अली, हम तुम्हारी बहादुरी को जानते हैं। अजफल खान, अत्यंत शक्तिशाली लड़े हो, तुम इस छोटे चूहे को कुचल दोगे। अजफल खान, वह एक पहाड़ी चूहा है, मैं उसे अपने जूते के नीचे मसल दूंगा। मोहम्मद अली, हमने एक विशाल सेना गठित की है, परंतु तुम्हें इस नौसिखिए शिवाजी के खिलाफ इसकी मुश्किल से जरूरत होगी। ठीक, प्रणव। थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा जाए। मोहब्बत खान, ये शिवाजी कौन है? अल्फज खान, मैं उसे एक छोटे पिंजरे में बंद करूंगा और उसे देखकर सब लोग उसकी मजाक उड़ाएंगे। मोहम्मद अली,
आप उसे बताएं कि बीजापुर के सेनापति एक चूहे से नहीं घबराते हैं। अल्फज खान, हम इसके बाद विषय में ज्यादा बातें नहीं सुन पाएंगे। मैं 1 या 2 हफ्ते में विजयी सेना के साथ वापस आऊंगा। बड़ी साहिबा का प्रवेश। दोनों अमीर अपने साथ स्थान के उठकर बड़ी साहिबा को सलाम करते हैं और कमरे से बाहर चले जाते हैं। एक मिनट। बड़ी साहिबा, अल्फज खान, वो अपनी समर्था के प्रति विश्वत लग रहे हो। अदिति, आप बड़ी साहिबा बनकर और उनका जो पार्ट है वो आप पढ़िएगा, ठीक है। और माहिका, आप अफजल खान या समर प्रताप, आप अफजल खान का पार्ट पढ़िएगा, ठीक है। अदिति, आप बड़ी साहिबा का जो भी पार्ट है उसको पढ़िए और समर प्रताप आप अफजल खान वाला पार्ट पढ़िएगा। दोनों लोग को एक साथ हम अनम्यूट कर रहे हैं। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। अदिति, बड़ी साहिबा, अफजल खान, तुम अपनी सफलता के प्रति विश्वस्त लग रहे हो। असफल खान, बड़ी साहिबा, मैं इस चूहे को 10 दिन में कुचल दूंगा। नाम पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप लोग चूंकि बड़ी साहिबा और अफजल खान है तो सीधे उनका डायलॉग पढ़िए और उसी तरह से पढ़िए जैसे नाटक में किया जाता है। चलिए पढ़िए। यह काम इतना आसान नहीं होगा। वह एक चालाक व्यक्ति है। आज मैं मस्जिद नहीं जाऊंगा। वहाँ क्या हुआ? मौलवी ने मुझे अपना आशीर्वाद देने से मना कर दिया। क्यों? जब मैं उनके पास पहुंचा, वे घृणा से पीछे हट गए और उन्होंने चिल्लाकर कहा कि वे आपके सैनिक के किसी अधिकारी से नहीं मिलना चाहते। यह तो गंभीर बात है। मैं इस पर यकीन नहीं करूंगा क्योंकि मौलवी ने हमेशा सच ही बोला है। मैं इस पर यकीन शिवाजी शिवाजी का एकदम होना ही चाहिए। वह पहले ही बहुत ताकतवर बन गया है। मैं दोबारा उसके हाथ से हारने से डरता हूँ। जब मैं कहीं जाता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि कुछ अजीब परछाई मेरा पीछा कर रही है। तुम्हें अपना दिल मजबूत रखना चाहिए। तुम्हारी सेना शक्तिशाली है। मुझे डर है कि मैं वापस नहीं आऊंगा। तुम पहले ही हार चुके हो। तुम्हारी सेना एक शक्तिशाली सरदार के बिना बेकार है। तुम्हें खुद को इससे अधिक चालाक सिद्ध करना होगा। मैं शिवाजी को कैसे हरा सकता हूँ? अगर तुम उसकी शक्ति से डरते हो तो तुम उसे चालाकी से पकड़ सकते हो। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? बस, अब दूसरे पेज से दूसरे को अवसर देते हैं। माहिका, आप वही बड़ी साहिबा का पात्र पढ़िएगा और बाकी बालकों में कोई दिख ही नहीं रहा, सब बालक ही दिख रहे हैं। शुभ श्रीवास्तव, आप अफजल खान वाला पार्ट पढ़िएगा। दोनों लोग अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। तुम सेना के साथ उसके पास जाओगे और उसे एक संधि का प्रस्ताव पेश करोगे। जब तुम एक बड़ी सेना के साथ उसके पास होगे तो तुम उसे आसानी से खत्म कर सकते हो। लेकिन वह मुझे योजना पर शक नहीं सकते हैं। शक कर सकता है। अरे अफजल खान, ऐसे पढ़ोगे? वह एक खुला युद्ध करने से डर जाएगा। उसके खाना बदोश आदमी हमारी शक्तिशाली सेना से कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। आप सोचती है कि उसे काबू किया जा सकता है? जब वे तुम्हारी सेना देखेंगे तो उसके आदमी उससे तुम्हारी शर्तें मानने की प्रार्थना करेंगे। मैं उससे दोस्त के रूप में
शांति पूर्वक मिलूंगा। मैं उसे जमीन व करूंगा प्रस्ताव दूंगा और वह प्रस्ताव को मानने के लिए मजबूर हो जाएगा। जब वह अपने अच्छे भाव शुरू होगी, खुशी में मौत हो जाएगा। मैं उसे गर्द से पकड़कर पिंजरे में डाल दूंगा। तुम्हें हमेशा उसकी चौकसी रखनी होगी। मैंने उसके लिए पहले ही एक पिंजरा बनवा लिया है। बीजापुर ने निवासी देखें कि वह चूहा कितना जोर है। ठीक है, एक आप दोनों लोगों का हो गया। अब किसी दो बालक को हम कहते हैं। शिवम पाठक, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। आप पालकर हैं। दिव्यांश, आप पिंगले हैं और हम शिवाजी हैं। ठीक है, सर क्या है? आप पालकर हैं, दिव्यांश आप पिंगले हैं और हम शिवाजी हैं। ठीक है सर हम बोल रहे हैं। हम अरे पहले हमको शुरू हो जाने दो। आप लोगों ने अफजल खान द्वारा भेजा शांति प्रस्ताव सुना है? बेसामान्य प्रस्ताव है, हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए। हमारे आदमी खुला युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे आदमी छोटे समूहों से युद्ध करके वह अचानक आक्रमण करके के लिए योग्य किए जाते हैं। उन्हें 1 वर्ष और प्रशिक्षण देने के बाद ही मिर्जापुर की शक्ति का सामना कर सकते हैं। शिवम, यदि यह अब पराजित हो जाते हैं तो दूसरी सेना को एकत्रित करना कठिन होगा। तुम सोचते हो कि हमारे आदमी उनसे अधिक शक्तिशाली हैं? तब आओ उन्हें सिखाते हैं कि नैतिक व्यवहार के बिना इन शासकों को हराना कितना आसान है। यदि एक बार हम सफल हो जाते हैं तो हम विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध पूरे देश को एकजुट कर सकते हैं। हम तैयार नहीं हैं। तब हमें चालाक बनना होगा। क्या मैं तुम्हें बताऊं कि मैंने क्या निष्कर्ष निकाला है? बताइए श्रीमान। मैंने यह निष्कर्ष निकाला है कि यह संधि एक योजना है। अफजल खान ने पहले ही मेरे लिए एक पिंजरा बना लिया। वह मुझे उस पिंजरे में कैद करके बीजापुर की जनता को दिखाना चाहता है। वह हमसे मित्रता करके हमें नष्ट करना चाहता है। किंतु वह एक घातक संधि है। वह एक विश्वासघाती व्यक्ति है। तब हम संधि को स्वीकार नहीं करेंगे, हमें युद्ध करना चाहिए। हम कल निहत्थे प्रतापगढ़ के किले में मित्र के रूप में हमें कल निहत्थे प्रतापगढ़ के किले में मित्र के रूप में मिलना है। मैं अपने कपड़े के नीचे सुरक्षा कवच पहनकर उससे मिलूंगा। मेरा बघनक मेरे हाथ में तैयार रहेगा। मेरी कमर में विषयुक्त कटार छिपी होगी। देखते हैं कि यह संधि कल किस तरह प्रस्तावित होगी। यह बहुत खतरनाक हो सकती है। मैंने स्वप्न में परिणाम देख लिया है। मैंने तैयारी कर ली है। मुझे सफलता का पूरा विश्वास है। हमें योजना अवश्य बनानी चाहिए। यह कार्य हम इस प्रकार करेंगे। यदि यह किला है तो तंबू यहाँ होगा और बाकी सब जमीन पे रेखा का खींच के बता रहे, मतलब कान में हम आप लोगों के बता दिए योजना अपनी। ठीक है, तीसरा दृश्य शुरू होता है। अब आप लोग को हम म्यूट कर देते हैं और किसी और को अफजल खान बनाते हैं। मानस, आप अफजल खान, हम शिवाजी हैं। यह क्या है शिवाजी? तुम राजकुमार की तरह रहते हो। वाह, क्या डायलॉग मार रहे हो।
मुझे खुशी है कि तुम्हें मेरा साधारण तंबू पसंद आया। एक गरीब आदमी के बेटे को सही जीवन जीने का कोई हक नहीं है। किंतु यह मेरा स्थान नहीं है, मैंने इसकी व्यवस्था तुम्हारे सम्मान में की। हम गरीब मराठा बीजापुर की शक्ति का आदर करते हैं। तुमने सही किया, मैं सम्मान स्वीकार करता हूँ वह कि आगे बढ़ता है। और आओ हम मित्र और भाई है। अफजल खान शिवाजी को गले लगाने के लिए अपनी भुजाएं फैलाता है। जैसे ही शिवाजी आगे बढ़ते हैं, अफजल खान की गर्दन से पकड़कर उनका गला घोटने की कोशिश करता है। तुम मेरा गला घोटना चाहते हो मानस? शिवाजी स्वयं को स्वतंत्र करने के लिए संघर्ष करते हैं और अपने बताएं हाथ से बखनक द्वार अफजल खान का घायल कर देते हैं। तब वो अपने कमर से कटार निकालकर अफजल खान को घोंप देते हैं। अब मद हत्या वह गिर जाता है। मदद चिल्लाता है। मदद वो गिर जाता है। दोनों और एक सैनिक अंदर आते हैं। सैनिकों में लड़ाई होती है, लेकिन अफजल खान के सैनिक संघर्ष करते हैं। अफजल खान को उठा लेते हैं और उसे तंबू से बाहर ले आते हैं। यह युद्ध करने का समय है मेरे छुपे हुए साथियों, बाहर आओ और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो। पालकर चलो तुम ही बोल लो। अफजल खान मर गया है। उसके सिपाही डर कर और भ्रम में आगे रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपना सर्वोत्तम प्रयास करे, जीत हमारी होगी। है इसमें थोड़ा सा सही कर लीजिए। इसी पेज नंबर 39 पर ये जो ऊपर से पहला शिवाजी वाला है कि शिवाजी अपने आदमियों से कहते हैं, ठीक है, तो इसमें शिवाजी जो लाल रंग से लिखा गया उसको काट के और ब्रैकेट में कर लीजिए, शिवाजी अपने आदमियों से कहते हैं और यह युद्ध का समय है मेरे छुपे हुए साथियों। इसको कोष्ठक में कर लीजिए, ब्रैकेट में कर लीजिए, ठीक है, ओके। तो इस तरह से यह पाठ पूरा हुआ। अफजल खान मारा गया, शिवाजी की विजय हो गई और शिवाजी अपने मुस्कुराते चेहरे के साथ तुम्हारे सामने प्रस्तुत भी है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली कि बीजापुर का जो सुल्तान है अफजल खान, वो इतनी ताकतवर सेना लेकर, इतनी बड़ी सेना लेकर, इतनी अधिक कूटनीति का प्रयोग करके भी, इतनी चालाकी दिखाकर भी शिवाजी जैसे एक अपेक्षाकृत छोटे कम सैनिक वाले शासक से नहीं जीत पाया। क्यों? क्योंकि शिवाजी उसकी बड़ी सेना को देखकर डरे नहीं। ये लोग पहले क्या प्लान बना रहे थे कि जब तुम अपनी बड़ी सेना लेकर शिवाजी के पास जाओगे तो शिवाजी की सेना तुम्हारी सेना को देखकर डर जाएगी, संधि के लिए कहेगी। जब संधि होगी तो तुम चुपके से और कूटनीतिक तरीके से, चालाकी से, धूर्तता से उनको कैद कर लेना। तो शिवाजी सबसे पहले तो उसकी सेना को देखकर डरते नहीं है। दूसरी चीज, जब वो देखते हैं कि यह इतनी बड़ी सेना लेकर युद्ध के लिए उतना तैयार नहीं है, केवल डराने के लिए आया है, तो उनके मन में संदेह होता है कि कोई इसके पीछे इसकी कोई छुपी हुई रणनीति है, कोई चालाकी है। फिर वह उस चालाकी को अपने गुप्तचरों के माध्यम से समझते हैं कि वह मुझे कैद करना चाहता है, कैद करके पिंजरे में रखना चाहता है और उस पिंजरे को बीजापुर की जनता को दिखाना चाहता है, ठीक है। तो यह सब जानने के बाद वह अपनी एक रणनीति बनाते हैं कि मैं बीजापुर के उस सुल्तान अफजल खान से मिलने जरूर जाऊंगा। उसके लिए एक तैयारी करते हैं और कवच पहनकर, अपने वस्त्र के नीचे, अपने कपड़े के नीचे वह कवच पहन लेते हैं, ताकि अगर तलवार से या चाकू से उनके ऊपर हमला भी किया जाए तो उसका कोई असर ना हो। और उसके साथ अपने हाथों में वह बघनक पहन के जाते हैं। बघनक क्या होता है? बाघ का नाखून जो बड़ा कठोर होता है। तो वो अपने हाथ में बघनक पहनकर जाते हैं और छिपा कर जाते हैं उसको। और जो ही अफजल खान इनको देखकर और इनको गले मिलने के लिए बुलाता है और शिवाजी आगे बढ़ते हैं, तो अफजल खान क्या करता है कि शिवाजी को
पकड़कर, क्योंकि शिवाजी का शरीर बहुत छोटा था, ठीक है, और अफजल खान का शरीर बहुत बड़ा था, मतलब वो पहलवान जैसा था, एक बड़े पहलवान की तरह। तो शिवाजी जो ही अफजल खान से गले मिलते हैं, वह उनको खूब कस के दबाने लगता है, खूब तेजी से दबाने लगता है और प्रयास करता है कि वह उनका गला अपने हाथ से, अपने कंधे से दबाकर और गला घोटकर उनको मार दे। तो शिवाजी को जब ये लगा कि अब ये बहुत ज्यादा देर तक और बहुत तेजी से मेरा गला दबा रहा है, तो शिवाजी समझ गए उसके षड्यंत्र को कि यह मुझे मारना चाहता है। फिर वो तुरंत क्या करते हैं, क्योंकि उनके दोनों हाथ खाली थे, तो अपना बघनक बाहर निकालते हैं और अफजल खान के पेट में उसको घुसा देते हैं, ठीक, उसका पेट फाड़ देते हैं। जितना उस दिन मैगी वैगी खाया था सब अफजल खान का मैगी बाहर आ गया और बेचारा प्यारा हो गया। फिर उसके बाद शिवाजी कहते हैं, अच्छा पहले के टाइम में क्या होता था कि सेना चाहे आपके पास जितनी बड़ी हो, लेकिन अगर राजा घायल हो गया, राजा मर गया, तो पूरी सेना ये सोचती थी अरे अब हमारा राजा ही नहीं रहा, हम लड़ेंगे कैसे। भले वो युद्ध में जीत जाए लेकिन फिर भी डर के भाग जाते थे, है ना। तो उसकी सेना जब देखे कि अफजल खान मर गया, हमारा सेनापति मर गया, हमारा राजा मर गया, सुल्तान मर गया, तो सेना भाग गई, शिवाजी जीत गए, ठीक है। अभी आपने एक फिल्म भी देखी होगी इसी पर, अजय देवगन की कोई फिल्म थी, तो पता नहीं क्या नाम है। उस फिल्म में आपने देखा था कि कैसे वो सिंहगढ़ के दुर्ग को जीतने के लिए एक बहुत छोटी सी सेना भेजते हैं और उनका सेनापति उस दुर्ग को जीत भी लेता है। हमको मालूम है, इस सामान्य ज्ञान के प्रश्न का उत्तर सबको मालूम हो, ठीक ना। खाली बैठे बैठे तुम लोग 10 बार देखे होंगे, हमको मालूम है कि यही चीज 2 बार दिखाई दी जाए तो भी देख लोगे, इतने बड़े टाइम पास हो तुम लोग। तो उसमें वो एक छोटी सेना लेकर उनका सेनापति जो है वह जाता है और युद्ध जीत जाता है, किले को जीत जाता है, यद्यपि वह अंत में मारा जाता है। उसी पर शिवाजी ने अंत में कहा था कि गढ़ आया पर सिंह गया, उनका सेनापति मर जाता है और दुर्ग जीत लेता है। अब लगभग 15 मिनट समय है, आप में से यदि किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, बाकी इसके प्रश्न उत्तर आपको आगे की कक्षाओं में मिल जाएंगे। पहले तो सभी लोग अपना हाथ नीचे कर लीजिए। अब किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकता है। सुरभि बताइए। गुड मॉर्निंग सर। प्रभात। सर हम बस इतना कहना चाहते हैं, अफजल खान बेवकूफ था। क्या चीज? अफजल खान बेवकूफ था। अच्छा। उसका प्लान ही घटिया था। एक पहला वो पिंजड़ा लेके आता है, अब पिंजड़ा इतना बड़ा होगा जिसमें इंसान जाएगा तो वो तो बाहर ही रखाएगा, जनता देख लेगी, गुप्तचरों को पता चल जाएगा शिवाजी के। ये पॉइंट नंबर 1। दूसरा, मित्रता करना होता तो वो शिवाजी के आ गया, ना कि शिवाजी को बुलाया। अगर शिवाजी को बुलाता तो चारों ओर सिपाहियों को घेर के मार सकता था उसे, और वो खुद गया। और जब टेंट के अंदर गया वो अकेला क्यों गया? तीसरा पॉइंट। अच्छा, अब चलिए आपके एक एक पॉइंट का उत्तर हम दे दें। जैसे दूसरा पॉइंट आपने कहा कि शिवाजी के पास खुद गया था, बेवकूफ था। ये बताओ, अगर तुम अकेले हो, ठीक, और तुम्हारे सामने तुमसे लड़ने के लिए 4 लड़कियां तैयार हो और सब कराटे और मार्शल आर्ट और में ब्लैक बेल्ट हो, तो वो चारों तुमको बुलाए कि सुरभि आओ हम तुमको मारे, तो तुम जाओगी? मम्मी को लेके जाएंगे। भाग जाओगी। लेकिन जब तुम बुलाओगी उन चारों को तो वो चारों आसानी से आ जाएंगे। क्यों? इस कॉन्फिडेंस में कि अरे ये तो हमसे डरेगी, 4 लोग को देखकर ऐसे ही डर रही है, बुला रही है, कोई जरूरी काम होगा, ठीक। और अगर अफजल खान अपने पास बुलाता तो जाहिर सी बात है, एक पहले तो एक मध्यस्थ जगह पे, एक बीच के जगह पे ना शिवाजी का वो केंद्र था ना अफजल खान का वो केंद्र था। एक पर्टिकुलर प्लेस पर जहां दोनों का कुछ नहीं था वहां दोनों मिलते। लेकिन अगर शिवाजी जाते उसके पास तो उसका परिणाम ये होता कि अफजल खान ये सोचता कि हो सकता है कि शिवाजी हमसे डर के मुझसे मिलने ना आए,
इसलिए वो बीच का रास्ता अपनाकर और किसी एक मध्यस्थ जगह पर जाके मिलना चाहता है। ठीक है। और दूसरी बात, ये पिंजरे उजरे वाली जो बात है, पिंजरा लेके वो घूम नहीं रहा था कि आओ शिवाजी तुमको पकड़ के इसको बंद कर दे, वो एक उसका प्लान था केवल। ठीक। बट शिवाजी को तो पता चल गया कि पिंजड़ा है। ये एक अच्छे राजा की यही निशानी होती है कि उसकी गुप्तचर व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। शिवाजी अपने जीवन में केवल इन्हीं 2 कारणों से सफल रहे, क्योंकि उनकी गुप्तचर व्यवस्था बहुत अच्छी थी और उनकी सेना भले छोटी थी लेकिन वो छापामार युद्ध करते थे, यानी दुश्मन पर अचानक हमला कर देते थे, सीधे वो कहीं फील्ड में जाकर लड़ाई नहीं करते थे। जानते थे ऐसा करेंगे तो हम पराजित हो जाएंगे, मारे जाएंगे। तो कहीं मान लो दुश्मन की सेना आ गई आक्रमण करने, पूरा दिन इंतजार की, थक हार के बैठ गई, शाम को भोजन वोजन बना के सोने की व्यवस्था कर रहे लोग, तब तक अचानक वो पहुंच जाते थे। अब 50,000 की सेना है तो 200-400 को मार के और भाग गए। फिर अगले दिन पता चलता था उस तनाव में 4 दिन तक पूरी सेना सोती ही नहीं थी। ठीक है। 4 दिन बाद फिर नॉर्मल हो जाते थे लोग, 5वें दिन फिर आक्रमण कर देते थे। तो इस तरह से करके ही वो जीते थे। ये उनकी अधिक बुद्धिमानी थी। ठीक है। आप बुद्धिमान हैं और आपसे बुद्धिमान अगर आपकी बड़ी बहन है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मूर्ख हैं या कोई दूसरा। अदिति। Good morning, good morning, sir. मॉर्निंग। Sir, in Drishyam, Afzal Khan is saying that मैं इस तुच्छ डाकू को घोड़े के बिना भी पकड़ लूंगा। सर, यहाँ वो शिवाजी के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, डाकू अभी बताया ना, डाकू इसीलिए उनको वो सब कहते थे कि जैसे डाकू क्या करते हैं, लोग कहीं राहगीर कहीं जा रहे हैं तो अचानक वो हमला करते हैं, उन लोगों को लूट लेते हैं। या चोर क्या करते हैं, रात के अंधेरे में अचानक आते हैं और फिर चोरी करके भाग जाते हैं। चोर थोड़ी ना दरवाजा खटखटा के बोलता है कि हेलो हम आए हैं बाहर और कुछ चुराना है, बताओ चुरा के जाए कि ना जाए। ऐसा नहीं करते हैं चोर डाकू। तो शिवाजी भी चूंकि यही काम करते थे, अचानक वो शत्रु पर हमला कर देते थे रात के अंधेरे में, या जब भी वो लोग एकदम निश्चिंत रहते थे शत्रु तो अचानक हमला कर देते थे। तो इसीलिए जो बाकी लोग थे उनको डाकू या डकैत ही कहते थे। इसमें पहले में एक शब्द था मदिरा। मदिरा एक खराब चीज होती है, आप लोग जानते हैं, शराब। अगर आप नहीं अर्थ उसका जानते हैं तो बस जान लीजिए, भूल ही रही। आकांक्षा, कोई प्रश्न है? यस सर, वो आप लास्ट पेज पे कुछ करेक्ट करने को कहे थे। लास्ट पेज पे ये कहे थे कि जो ऊपर से पहला वाला शिवाजी का डायलॉग है उसको ब्रैकेट में कर लीजिए। शिवाजी अपने आदमियों से कहते हैं युद्ध का समय है, करने का समय है, मेरे छुपे हुए साथियों बाहर आओ और शत्रु पर विजय प्राप्त करो। इसको ब्रैकेट में कर लीजिए। ओके सर। अनुष्का राय। सर वही पूछना था, सेम चीज। ओके। समर, कोई प्रश्न है? Sir, I want to say that film was Tanaji. क्या? That film was Tanaji. तो मालूम है, तब से ये जानकारी अपने पेट में दबा के रखे थे कि कब इस ज्ञान को सर के सामने प्रकट कर दें। धन्यवाद, थोड़ा दूर ही रहिए। काम्या जी, कोई प्रश्न है? सुप्रभात सर। सर हमको ये पूछना है कि इसका क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज हम लोग को कब मिलेगा? मिलेगा, आप संभवतः आज मिल जाए, अगर नहीं मिलेगा तो अगली कक्षा में जरूर आपको मिल जाएगा। ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू सर। अदिति। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सर बीजापुर कहाँ है? क्या चीज? बीजापुर कहाँ है? अब मेरे ख्याल से कर्नाटक या ज्यादा से ज्यादा होगा महाराष्ट्र में होगा। ठीक है, बता देते हैं, कुछ सेकंड का इंतजार करिए। बीजापुर, अभी बता देते हैं। छत्तीसगढ़ में है वर्तमान में। ठीक है,
अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है। ओके, थैंक यू। ओके, साक्षी। Sir, what is the meaning of nihatte? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ Nihatte. निहत्थे? बिना हथियार के, बिना अस्त्र शस्त्र के। Okay, sir. Thank you. नयन कहाँ गए? और किसी का कोई प्रश्न है? नयन कोई प्रश्न है? Sir, my doubt is clear. I have to also ask about that also. Bijapur. Where to locate it? ठीक है, तो यह जो पाठ है, इस पाठ से संबंधित जो भी प्रश्नोत्तर है, चाहे वह प्रश्नोत्तर आपका मौखिक हो चाहे लिखित में हो, सब संभवतः आज शाम तक या फिर अगली कक्षा तक आपको मिल ही जाएगा। इसमें प्रियांशु बताएं। गुड मॉर्निंग सर। सर मैं वो बोला था कि बीजापुर कर्नाटका में भी है। कर्नाटक में था, को भी यही जानकारी थी, लेकिन अभी शायद छत्तीसगढ़ में आ चुका है। हाँ, छत्तीसगढ़ में। ओके सर, एक बार देख लीजिएगा, वैसे छत्तीसगढ़ में। थैंक यू सर। अद्विक। सर सुप्रभात। आवाज नहीं आ रही है? सर सुप्रभात। बताएं। सुप्रभात। सर भुजाएं का मतलब क्या होता है? भुजाएं? भुजाएं का मतलब? भुजाएं का मतलब ना, भुजा माने होता है हाथ, भुजाएं माने मतलब दो हाथ होते हैं आदमी के लगभग, बहुवचन में प्रयोग किया गया। ठीक, सुरभि बताएं। सर जिस बाघ के नाखून से शिवाजी ने क्या नाम था, अफजल खान पे वार किया, वो बाघ का नाखून आज के जमाने में मिल सकता है क्या? कौन तुम्हारा दुश्मन ऐसा अफजल खान है कि खरीदना चाहिए उसको? क्या आज के टाइम में तुम्हारा कौन अफजल खान जैसा दुश्मन है खरीदना चाहिए? नहीं सर, खरीदना नहीं, आज के जमाने में पाया जा सकता है कहीं पे। रूप से नहीं मिल सकता, क्योंकि बाघों को, शेरों को मारना बंद हो चुका है, अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है किसी भी जीव जंतु को मारना, और खासकर मनोरंजन या अपने स्वार्थ के लिए मारना तो और बड़ा अपराध है, तो नहीं। सर मुर्गा को मारना तो अपराध नहीं होगा ना जी? मुर्गे को तो सब मारते हैं। मुर्गे को सब मारते हैं। हाँ, तो मुर्गे का नाखून लेके अपने हाथ में लगाकर घूम सकती, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नहीं लगाना। कुछ जानवर ऐसे हैं, कुछ जीव ऐसे हैं जिनको संरक्षित किया जा रहा है क्योंकि उनकी संख्या बहुत कम हो रही है। ठीक, तो उनको हम नहीं मार सकते, जैसे काला हिरण, जैसे सफेद हाथी या हाथी ही या शेर, ये लुप्त होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। कछुआ, गौरैया, ये सब लुप्त हो रहे हैं, तो इनका आज के समय में संरक्षण किया गया है, और संरक्षण के लिए बहुत कठोर नियम बनाए गए हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति इनका शिकार करते हुए, मनोरंजन करते हुए इनके साथ पाया जाता है, पकड़ा जाता है, तो उसे कठोर दंड दिया जाएगा। इसका प्रभाव इतना अधिक हो गया कि आजकल आप जब फिल्में देखती होंगी तो फिल्मों में पहले स्टार्टिंग में लिखा होता था ना कि यह एक काल्पनिक कथा से प्रेरित फिल्म है और इसमें किसी भी जीवित या मृत्यु व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। उसमें नीचे एक लाइन और बढ़ाया जा रहा है अब
कि इस पूरे फिल्म में किसी भी जीव जंतु को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचाई गई है। जैसे अभी वो फिल्म थी तानाजी, उसमें भी लिखा हुआ था, इस बात पर हमने ध्यान भी दिया था, क्योंकि जाहिर सी बात है हिस्टोरिकल फिल्म है, ऐतिहासिक फिल्म है, तो उसमें जीव जंतुओं का प्रयोग किया जाएगा। तो जहां भी घोड़ों के आप देखती होंगी कि मरने की या घोड़ों के घायल होने के चित्र दिखाए जाते हैं या दृश्य दिखाया जाता है, तो या तो वो काल्पनिक होता है या तो वो घोड़ा या वो जानवर बहुत अधिक ट्रेंड होता है कि वह दृश्य सही का न हो, सही जैसा हो सके। ठीक है, तो नहीं मिल सकता। मान्या Sir, as Surbhi has asked that बड़ी धीरे आ रही है। Sir, as Surbhi has asked that will that nail today we will get that nail would we have today mixed with soil. समझने में अक्षम है हम, एक बार फिर से बोलिए और हिंदी में बोल दीजिए। सर जैसे सुरभि ने पूछा बोला कि वो जो नाखून था शेर का वो क्या अभी पाया जा सकता है, वो तो अभी मिट्टी में मिल गया होगा, अभी कहाँ होगा, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड ऑल दैट। एक जो कहावत बनी है ना कि आम खाओ गुठली मत गिनो, तो उसके ठीक उल्टे कुछ लोग हैं इस धरती पर जो केवल गुठली खाते हैं, गुठली गिनते हैं, आम को किनारे रख देते हैं। तुम लोग उस कहानी में तर्क क्यों खोजते हो? ये कहानी है, ठीक है, इसमें तर्क खोजने की गलती ना करें कि वो मिट्टी में मिल गया होगा कि सर बचा होगा, उसको संरक्षित क्यों नहीं किया गया। ये कोई बहुत मैटर नहीं है। जाहिर सी बात है कि नाखून है तो समाप्त हो ही गया होगा, सड़ गया ही होगा या पता नहीं क्या हो गया होगा। शिवाजी खुदे जब उसके पेट में मारे होंगे, खुदे मारने के बाद वो फेंक दिए होंगे, उनको बहुत गंदा टाइप का लगा होगा, सारा मैगी उनके हाथ में आ गया होगा, तो है ना। तो इस पर विचार करना बहुत होशियारी की बात नहीं है। और किसी का कोई प्रश्न है? वरुणा प्रश्न है कोई? पूछिए। सुप्रभात सर। सर हम लोगों को उसका पीडीएफ कब मिलेगा? क्या सर हम लोगों को इस चैप्टर का पीडीएफ कब मिलेगा? जब पीडीएफ कब मिलेगा? सर क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन के आंसर हम कम से कम 3 बार दे चुके हैं, चौथी बार फिर से दे रहे हैं कि संभवतः शाम तक या अगली कक्षा तक आपको निश्चित रूप से मिल जाएगा। ठीक है, और सर हम लोग स्कूल कब आएंगे? हम बहुत तेजी इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि बाकी विषयों में भी आपको मिलता है होमवर्क, हम ये जानते हैं, तो आपके हित को देखकर ही हम आपको नहीं दे रहे फिलहाल। स्वर्णिका प्रश्न है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गौरैया मतलब क्या होता है? गौरैया मतलब क्या होता है? गौरैया एक चिड़िया है, ठीक है, और पहले बहुत थी लेकिन बाद में अनेक कारणों से अब वह एक तरह से दुर्लभ होती जा रही है, यानी बहुत कम संख्या में होती जा रही है। गांव में जाओगी, शहरों में भी दिखती हैं लेकिन गांव में इस समय अधिक देखी जाती हैं और आपको आसानी से इसको देखना है। और शहर में आप रहती हैं तो छत पर प्रयास करिए कि थोड़े से चावल के दाने 2-4 दिन डाल दीजिए और फिर देखिए कभी कभी समय निकाल कर छत पे जाकर, ये नहीं कि दिन भर वहीं बैठी रहो इंतजार करती रहो। उन चावल को के दानों को खाने के लिए कबूतर, गौरैया, कौवा इत्यादि चिड़िया आते हैं, तो उसमें जो सबसे छोटी होगी इन तीनों में वो गौरैया है। ठीक है, स्पैरो, जिसको अंग्रेजी में स्पैरो कहते हैं। साक्षी, वैष्णवी बताइए। सर सेम क्वेश्चन जो स्वर्णिका बोली थी। गौरैया, चलो ठीक, दोनों गौरैया एक ही हैं। साक्षी, सर स्कूल कब खुलेगा? स्कूल कब खुलेगा? यस सर।
ये तो समय के गर्भ में है, इसका उत्तर केवल ईश्वर दे सकते हैं, और हम बिल्कुल नहीं जाना चाहते उनके पास इस प्रश्न का उत्तर पूछने के लिए। ठीक है, तो समय का इंतजार करो। ओके सर। ठीक है, बस ईश्वर से मनाओ जल्दी खुले। स्वर्णिका कोई और प्रश्न भी है? ओके, हाथ दीजिए। सॉरी, जल्दी से अंतिम प्रश्न। सॉरी, कोई प्रश्न? अनुष्का, प्रश्न है कोई? हाथ उठा हुआ है अनुष्का शुक्ला। चलिए ठीक है, तो समय समाप्त है, इसलिए अब विदा लेने का भी यह समय है। तो आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। हर्षिता अंतिम में पूछिए। सुप्रभात सर। सर ये पूछना है कि कॉपी में जो आप आंसर्स पीडीएफ भेजते हैं, क्या हम उसमें आंसर अपने मन से कुछ लिख सकते हैं? क्योंकि सर एग्जाम्स में मुझे आंसर अपने मन से लिखने का मन करता है, लेकिन मुझे डर लगता है कहीं गलत ना हो जाए। तो बस जब इस डर को दूर करने के लिए जो दिया गया है वही लिख दो। नहीं सर, इसलिए लर्न करना पड़ता है ना। देखो, हम ये कहते हैं आपसे कि निबंध में, पत्र लेखन में, ठीक है, और अनुच्छेद लेखन में, डायरी लेखन में, प्रस्ताव लेखन, इन सब में अपनी बुद्धि का प्रयोग करो। ठीक है, नहीं ये सब तो मैं अपने मन ही से लिखती हूँ, मतलब आंसर्स भी। प्रश्न उत्तर भी आप लिख सकती हैं, लेकिन हमारा ये कहना है कि आपका जो उत्तर होगा वह हमारे उत्तर से अलग तो हो नहीं सकता, नहीं ना? तो बस एक दो शब्द बदलने से बेहतर है कि जो दिया गया उसी को करिए। उसको आप अपने तरीके से पढ़िए, समझिए, और फिर जब समझ लेंगे तो याद हो जाएगा। रटने की जरूरत है ही नहीं, कहानी को कई बार पढ़ लीजिए, ऐसे ही आपको कोई प्रश्न नहीं। वही सर, मतलब कि अगर अपने शब्दों में लिखेंगे वही चीज तो गलत नहीं होगा ना? लिख सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सर। उत्तर सही होना चाहिए। ठीक है, तो विदा लेते हैं, और इस आशा, उम्मीद और विश्वास के साथ कि आप सब स्वस्थ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, शांत रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा, पढ़ते लिखते रहिएगा। अंशिका त्रिपाठी आज आपसे पूछ नहीं पाए कि हंस क्यों रही थी, लेकिन ऐसे ही हंसते रहिए, सुखी रहिए। मिलते हैं अगली कक्षा में। और अगर आप चाहें तो इस पाठ को आपके घर में अगर छोटे भाई बहन है या बड़े भाई बहन है तो उनके साथ मिलकर पढ़ सकते हैं, एक नाटक की तरह मंचन इसका कर सकते हैं। धन्यवाद, बाय।